नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल पर जिसकी लगभग 75 साल से देश को प्रतीक्षा थी। वो बिल है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन के बिल की ज़रूरत इसलिए भी क्योंकि कोई विदेशी घुसपैठिया या विदेशी नागरिक अगर गैरकानूनी तरीके से भारत में आता है या उसके रहने की अवधि खत्म हो जाती है, तब सरकार उसे डिपोर्ट कर सकती है उसके देश के लिए या फिर उसे डिटेंशन सेंटर में रख सकती है। अभी तक सिर्फ कोरी बातें होती थी, चुनावी मुद्दे बनते थे, लेकिन सरकार के पास कोई कानून नहीं था। आज देश की संसद ने इस ऐतिहासिक बिल को पास कर दिया है और इसके बाद अब किसी विदेशी या घुसपैठिए को पकड़े जाने पर या तो उसको उसके देश भेजा जाएगा या डिटेंशन सेंटर में वो रखा जाएगा। इसके अलावा उसे 3 से 5 साल की सज़ा भी होगी और जुर्माना भी उसको भरना पड़ेगा। अभी तक इसके बारे में चर्चाएं थी, अब कानून बन गया है। उम्मीद करते हैं कि इस कानून के बनने के बाद देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल करके, जिनके पास फर्जी दस्तावेज हैं उसकी जांच करके उनको उनके देश भेजने की बात होगी या डिटेंशन सेंटर में रोके जाने की बात होगी। अभी तक की जो खबरें हैं उसमें असम, बंगाल और पंजाब की जो बॉर्डर है, इसके अलावा बिहार का जो इलाका है, वहाँ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और दीगर देश के लोग, चाहे हम वर्मा की बात करें, वो लोग देश में घुसपैठ किए हुए हैं और उनकी जो पहुंच है वो मध्य प्रदेश यानी देश के हृदय स्थल पर भी है। सारी चीज़ों को रोकने के लिए कानून बन गया। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े डॉक्टर भूपेंद्र सोलेरे जी, और स्काइप पर जुड़े हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी रंजन श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले सुनते हैं इस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं। देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी और ये कोई नया विचार नहीं। आगे मैं बताऊंगा, कई सालों से अधिकार अलग अलग कानूनों में चित्रे पड़े थे। हमने एकत्रित कर यहां लाने का प्रयास किया है और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। तो सुरक्षा में जो खतरा पैदा करेंगे उन पर कड़ी नजर होगी और देश तो उम्मीद करता है कि ऐसे लोगों को कब देश के बाहर किया जाएगा। जैसा हाल के दिनों की बात करें तो अमेरिका ने भी ऐसे लोगों को देश के बाहर किया जिनके पास वहां रहने के पर्याप्त कानूनी अधिकार नहीं थे। भारत के भी कई सैकड़ों लोगों को उन्होंने हवाई जहाज में बैठा के डिपोर्ट किया है, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डालकर। हम ये तो नहीं कहेंगे कि इसी तरह से वापस किया जाए, लेकिन कोई भी विदेशी जो गैरकानूनी रूप से है, देश को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको बाहर करने का रास्ता पुख्ता होना चाहिए। इसी पर रमेश शर्मा जी, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है, घूसपैठिए की अलग बात है, अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी हिंदुस्तानी जाते हैं तो उस देश को तोड़ने के लिए नहीं जाते, वो या तो रोजगार के लिए जाते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ने तक ठीक है, रोजगार तक ठीक है, लेकिन अगर वहाँ कोई नुकसान पहुँचाएगा तो वो गलत बात है। भारत ऐसे घुसपैठियों से रोज़ 2-4 हो रहा है जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है और यहाँ की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहा है। आपकी राय, ये बिल कितना कारगर और असरदार होगा? देखिए, कुल मिलाकर के ये बिल जो आया है, इस बिल का तो स्वागत होना चाहिए और कहीं ना कहीं भारत की सीमाएं सुरक्षित होना चाहिए। और घुसपैठिया तो घुसपैठिया अपराधी होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रोजगार के लिए आ रहा है कि पढ़ने के लिए आ रहा है। भाई अपने देश में जाके पढ़े, अपने देश में रोजगार ढूंढे। भारत में भारत के बच्चे ही तो खुद अपने कितने बेरोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं, स्कूलों की उनको तलाश कर रहे हैं। तो ये जो घुसपैठिए आते हैं, ये तो नाम के लिए घुसपैठिए आते हैं कि साहब रोजगार के लिए आए। उनका असली उद्देश्य जो होता है, वो असली उद्देश्य भारत में अशांति फैलाना और भारत में तनाव पैदा करना। एक मैं छोटा सा उदाहरण राघवेंद्र जी देना चाहता हूँ। ये घटना हालांकि 25 साल पुरानी है। कलकत्ता, बंगाल में ही एक नंस के साथ रेप की घटना आई थी और उसका बड़ा मीडिया में आया था। अंत में जो पकड़ा गया था वो बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया था, वो उन्होंने उनके यहाँ नौकर रख लिया था। इसके अलावा
कुरान जलाने की, पन्ने जलाने की आई थी, वो भारत में तनाव पैदा हुआ था। लखनऊ में घटना घटी थी, दिल्ली में भी घटना घटी थी, और एक आध और उत्तर प्रदेश के किसी शहर में। अंत में जब वो लखनऊ में पकड़ाया तो पता चला कि वो सारे के सारे बांग्लादेशी थे। तो ये लोग बिल्कुल घुसपैठिए हैं, भारत में अशांति पैदा करने के लिए आते हैं। आज़ादी के बाद से लगातार ये षड्यंत्र चल रहा है। बांग्लादेश में कई लोग तो ऐसे हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ था, और ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में उसका नाम था, तो आधे लोग उनके बंगाल में रह गए और आधे चले गए। जिसमें से एक नाम मैं लेना चाहता हूं, एक योगेंद्र नाथ मंडल थे, वो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, वो संविधान सभा के भी सदस्य रहे, और लेकिन संविधान सभा के सदस्य वो तब तक रहे जब तक कि संविधान पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद जब वो गए बांग्लादेश, जो अब बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान, अपने परिवार के कुछ लोगों को छोड़ गए यहाँ पर, और छोड़ गए, वो असम के थे, वहां पर छोड़ गए ताकि उनकी प्रॉपर्टी पर कोई एक उंगली नहीं उठा पाए, और उसके बाद कुछ दिन रह करके लौटे आए। कितने लोग हैं जो बंगाल में आधे चले गए थे, आधे रह गए थे, और लौट लौट करके आ रहे हैं। भाई चले गए थे तो काय के लिए लौटे आए? ये कानून बहुत सख्त है, और इसमें कोई अगर राज्य सरकार गतिविधि करती है तो मेरी दृष्टि में, तो मेरी तो विनम्र प्रार्थना है वो उस राज्य सरकार को जो बांग्लादेशियों को रोक रही है, एक प्रकार से ये देशद्रोह है, और उनको सबको बंद करना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल इस पूरे मामले में मैंने शुरुआत में उसका जिक्र नहीं किया। जो बात निकल कर आई कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, जिसकी नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी कर रही हैं, 24 परगना का एक इलाका है जिसकी जो सीमा बांग्लादेश से 450 किलोमीटर तक लंबी है। वहाँ पर जब सरकार या बीएसएफ एक तरह से बागड़ करती है, तार फेंसिंग करती है, तो ममता बनर्जी की पार्टी के लोग उसका विरोध करते हैं और वो मामला अटक जाता है। और उसी इलाके से सर्वाधिक घुसपैठ बांग्लादेशियों की भारत में हो रही है, और उन सब के जो आधार कार्ड है या बाकी चीज़ें वो 24 परगना इलाके की निकल रही है। आधार कार्ड के साथ साथ वोटर लिस्ट की हम बात करें वो भी। तो हमें लगता है कि इस पूरे मामले में अब कानून बना है, तो फिर अब एक एक चीज़ करके धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज होंगी, लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि मामला बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। सरकार ने ज़रूर इस मामले में ये व्यवस्था की कि 5 साल की जेल होगी, 5 लाख का जुर्माना होगा, 3 साल की जेल होगी, 3 लाख का जुर्माना होगा। ऐसी 2 तरह की व्यवस्था है। लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र जी, ये जो सारा मामला है ये बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, ये तो देश का मामला है। अलग बात है कि ये इनिशिएटिव भाजपा बहुत लेती रही है, कांग्रेस इस मामले में थोड़ी सी उदार है, और वो उदारता की एक तरह से छाप ममता बनर्जी में भी है, और वो छाप हमें दिख रही है। आप उदार रहिए, लेकिन देश की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस पर आपको फर्क करना पड़ेगा कि उदारता भी हो, लेकिन देश उसमें दाव पर ना लगे। आपकी राय फिर मैं आऊँगा राहुल जी, रंजन जी की तरफ। ये देखिए, किसी भी राष्ट्र की संपत्ति, उसके संसाधनों में उसका अधिकार होता है वहाँ के नागरिकों का। अब मूलतः रूप से जो उनके संसाधन और उनका दोहन कर रहे हैं, ये बाहरी लोग कर रहे हैं। इसके लिए कानून बनना चाहिए था, भले देर में बना लेकिन बना। अब ये एक 2 पैमाने इसके हो रहे हैं कि भारत एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ रहा है और अपनी वैश्विक रूप से अपनी छवि को, जो पहले विश्व गुरु की थी, उसको भी स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, ये जो विपक्ष की पार्टियां और जो ममता बनर्जी जिस तरह से बांग्लादेश की वास्तव में बड़ी ही दुर्भर स्थितियाँ हैं, क्योंकि हम हमारे ही से ही बने हुए देश हैं, लेकिन इनकी जो स्थितियाँ हैं, ये गरीब देश के साथ साथ इनके संसाधन और इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, संसाधन सीमित हैं, और दूसरे वैश्विक देशों से कठपुतलियाँ हैं, जिससे इनको सहायता मिलती है और भारत में विध्वंस फैलाने के लिए काम करते हैं। ये नियम अब बनने से बहुत कुछ चीज़ें आएंगी। दूसरी बात, यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी इस चीज़ों में पहले हमने देखा है वो इन्वॉल्व रहती थी और इस तरह से इमिग्रेशन लोगों को कराती थी, लेकिन इससे अब ये भी एक उनके दायरे में आएगी, उनकी जांच आएगी, और ये इसकी बहुत बढ़िया कानून है। और निश्चित रूप से समय पे 2025 के लिए ये बहुत बड़ा आगाज़ है कि लोकसभा ने इतने अच्छे विधेयक को पारित किया। इसमें सामाजिक और संगठन के रूप से एक मजबूती आएगी। यहाँ के जितने भी पंथ और समुदाय हैं उन सब में एकजुटता आएगी, अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना आएगी, और इन लोगों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने, नियम बनने से जल्दी हम कार्रवाई करके उनको उनके देश वापस पहुंचाया जा सकेगा, और हमारे संसाधनों के, हमारी युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी उस पर उसका दोहन करके अपने राष्ट्र की विकसितता में सहभागिता करेगी। बिल्कुल। एक बात तो ये कि अभी तो कानून बना है, फिर कानून का पालन करने के लिए जो प्रशासनिक जो अमला है, जो पुलिस का अमला है, जो सुरक्षा बल का अमला है, उसका भी माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अभी तो मैं कह सकता हूँ बहुत विश्वास के साथ, और सबूत भले ही मेरे पास कम है, लेकिन हमारे देश का जो भ्रष्ट तंत्र है
वो भी घूसपेठ के लिए बहुत जिम्मेदार है। रंजन जी, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा जो एक मेरे पुलिस ऑफिसर मित्र ने मुझे बताई थी आज से करीब 6-7 साल पहले, जब वो विदेश में यूएनओ की तरफ से गए थे, भारत की पुलिस की तरफ से। वो डीएसपी रैंक के ऑफिसर थे, अब रिटायर हो गए हैं। उन्होंने वहाँ से लौटकर मुझे कहा था कि जब वो देश वापस लौट रहे थे तो उनकी फ़्लाइट जो है किसी अरब देश में रुकी थी कुछ देर के लिए, और वहाँ जब वो चाय पीने गए थे तो उसमें काम करने वाले व्यक्ति ने कहा कि आप हिंदुस्तानी हैं, शक्ल देख के कहा कि सर आपका फ़ोन देंगे। उनका क्यों? बोले मेरी माँ भारत में रहती, मुझे एक फ़ोन करना है। और उसने कहा कि मैं भारत के फला इलाके से आता हूँ। तो उन्होंने भारतीयता के नाते कि एक हिंदुस्तानी फ़ोन मांग रहा है, उन्होंने फ़ोन दे दिया। जब उसने वहाँ से टेलीफोन पर बात की तो उन्होंने पूछा किससे बात करोगे? उसने कहा कि साहब मैं अपनी माँ से बात करूँगा। लिहाजा फ़ोन दिया, बात हो गई। वो चूँकि पुलिस के ऑफिसर थे, कॉफ़ी पीने के बाद जब वो फ्लाइट में बैठे तो उन्होंने सोचा कि ये नंबर तो देखूँ कौन सा है। फ़्लाइट टेक ऑफ के पहले उन्होंने वो नंबर डायल किया। जब नंबर डायल किया तो किसी महिला ने उठाया। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से बोल रही हैं? तो वो उसने जो पता बताया जहाँ से वो बोल रही थी वो बांग्लादेश था। तो बांग्लादेश का आदमी भारत के पासपोर्ट पर एक विदेश में नौकरी कर रहा था, क्योंकि उसका पासपोर्ट भारत का था, वो अपने आप को भारतीय बोल रहा था और था वो बांग्लादेश का। और वो किस बात से उसकी तस्दीक हुई? जो टेलीफोन नंबर उसने कहा था कि मैं अपनी माँ को लगा रहा हूँ, और माँ उसकी बांग्लादेश में रहती थी। तो जब ये बात उसको पता चली तो उन्होंने कहा कि मैंने ये बात भारत के विदेश मंत्रालय को आके बताई कि सर ऐसा हो रहा है, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ उस पर, क्योंकि ना कानून था ना हमारे अधिकारियों का उस पर कार्रवाई करने का माइंडसेट था। अब इस कानून के बाद लगता है कि माइंडसेट बदलेगा, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हो सकता है कि ये सरकार अगर कंटिन्यू करेगी तो इस पर अमल भी किया जाएगा। आपकी राय, ये इमिग्रेशन का जो कानून है वो देश की सुरक्षा में कितना कारगर और असरदार होगा? जी राघव जी, जो रमेश शर्मा जी ने जो बताया और ने जो मित्र हमारे विद्वान है उन्होंने बताया, उसको बिना उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं और अच्छी चीज़ें कही हैं। थोड़ा मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा जी। ये जो एक्ट है इमिग्रेशन और फाइनेंस एक्ट, ये पिछले जो 4 एक्ट हैं उनको रिपील करेगा, उनको ख़त्म करके ये एक्ट आया है। एक तो पासपोर्ट एक्ट, दूसरा फॉरेनर एक्ट 1939, थर्ड फॉरेनर एक्ट 1946 और इमिग्रेशन एक्ट 2000। तो जो विभिन्न एक्ट होने से और विभिन्न एजेंसीज होने से एक जो सामंजस्य नहीं हो पाता था इमिग्रेशन को, या ओवर स्टे कोई कर रहा है या कोई लीगल इमिग्रेंट्स है, उसको फिर एक जगह पे लाएंगे। एक जगह लाने से क्या फ़ायदा होगा? एक नेशनल इमिग्रेशन अथॉरिटी बनेगा। ये भी एनआईए है, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये भी नेशनल इमिग्रेशन अथॉरिटी बनेगा जी। तो इसके बाद इसके अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा, जो एक नोडल एजेंसी रहेगी। वो जितने चेक पॉइंट्स हैं, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे बॉर्डर पॉइंट्स हों या और भी स्टेट्स हों, उनसे कोऑर्डिनेट करेगा। स्टेट्स को जिम्मेदारी है, और साथ में स्टेट्स के साथ साथ जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लोग आते हैं, वो चाहे यूनिवर्सिटीज हों, चाहे हॉस्टल्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, सबको फॉरेनर के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। कोई ओवर स्टे कर रहा है उसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। और एक और जो एक मेजर इसका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इस एक्ट का, वो है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है हमारी कंट्री का जी, हम आगे अगर 3rd या 5th जो एक इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं, उसको देखते हुए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक अपने इमिग्रेशन सिस्टम को बनाना, वीज़ा को इंट्रोड्यूस करना। तो डिजिटल सिस्टम होगा। जैसे पहले अगर कोई मध्य प्रदेश में कोई इलीगल इमिग्रेंट है या कोई ऐसा फॉरेनर है जो लीगल है, ओवर स्टे कर रहा है वीज़ा उसका, तो स्टेट को इन्फॉर्म करता था। लेकिन अब क्या है कि जो एनआईए है उसको डिजिटल रूप में अगर 180 दिन से ज़्यादा है तो उसको डिजिटली अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक डिजिटल सिस्टम रहेगा आपके रजिस्ट्रेशन का। कौन सा फाइनल आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ओवर स्टे कर रहा है, कौन किस कारण से आया है। जैसे इस बिल में है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पर, कोई अगर बिजनेस के लिए आ रहा है, कोई स्किल्ड कोई लेबरर है, कोई मालिक फैक्ट्री में काम कर रहा है जी, तो सबका क्लासिफिकेशन है। तो बहुत विशद है। जो 4 एक्ट को रिपील करेगा, 1 एक्ट को लाएगा। तो इससे देखा जाए तो इसका 2 मंतव्य है। एक तो इलीगल
इमिग्रेंट को रोकना, नंबर 1। नंबर 2, जो भारत की पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए उसको उस स्टैंडर्ड तक ले जाना कि जो बाहर से आ रहे हैं उनमें क्लासिफिकेशन हो और जो फ्रिक्शन होती थी डिफरेंट एजेंसीज में वो फ्रिक्शन कम से कम हो। बिल्कुल कह सकते हैं कि 75 साल के बाद आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद अब कानून बन रहा है। इसके पहले तो जो बीजेपी के लोग कहते हैं आमतौर पर शब्द इस्तेमाल होता है कि देश धर्मशाला था, जिसकी मर्जी हो जब आए, जब मर्जी हो तब चला जाए, मन करे तो यहीं रह जाए, और यहाँ रह जाए तो यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था है। सरकारें मदद करती थी, सामाजिक लोग मदद करते थे, सब व्यवस्था होती थी, राशन कार्ड बन जाता था, वोटर आईडी में नाम जुड़ जाता था। अब आधार कार्ड की व्यवस्था तो आधार कार्ड भी होता था। लेकिन रंजन जी, ये बहुत भयावह है, डर लगता है कि 75 वर्ष तक देश के भीतर अनवांटेड लोग आते गए और वो यहाँ के लोग, यहाँ के देश के नागरिक भी बन गए, जो भारत की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, जो भारत की सरकार बनाने और गिराने में भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की आवाजाही पर किसी की नज़र नहीं थी। शर्मा जी, 75 साल बीत गए। आप कल्पना करिए कि एक 75 साल यानी 25 साल बाद 100 साल पूरे होंगे। हमने देश के भीतर हमारे देश को ख़त्म करने के पूरे उपाय किए थे। अलग बात है कि देश ख़त्म नहीं हो पाया, पता नहीं किसकी दुआएं। एक शेर है कि न जाने कौन मुझे दुआओं में याद रखता है। लोग डुबाते हैं मगर दरिया उछाल देता है। देश को भी कोई दरिया उछालता था और देश बचा रहा। आपकी राय, 75 साल के बाद कानून तो बना है, लेकिन फिर वही चीज़ है कि अगर तंत्र भ्रष्ट है तो फिर दिक्कतें जाएगी। अभी सरकार को बहुत सारे काम करने, सिर्फ कागज़ पर कानून बना है। कानून का पालन करने के लिए जो अधिकारी, जो तंत्र है, उसका माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। आपकी राय? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये कानून, ये बिल्कुल सही कहा कि कानून जिस दिन बंटवारा हुआ था भारत का, ये कानून उसी तरह बन जाना चाहिए था, एक बात। और जो लोग एक बार वहां चले गए उनको लौटकर आने पर उनको रोका जाना चाहिए था। शुरुआत में अगर आप देखें और आज की तारीख तक मन हुआ तो उधर चले गए और उसके बाद लौट कर आ गए। तो आप मुझे बताइए, इतना बड़ा देश बन गया, हमारी इतनी धरती चली गई, क्या दिल्ली में एक भी मकान खाली हुआ क्या? भोपाल में एक भी मकान खाली हुआ क्या? हैदराबाद में एक भी मकान खाली हुआ क्या? सारे के सारे जो हैं, एक मकान नहीं मिला, सारे के सारे वो गए और आए, गए और आए। ये जो कानून था, उस कानून में या तो बंटवारा होता ही नहीं, जो भी होता तो वो देखते। अगर बंटवारा हो गया और जो एक बार चले गए, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जो एक बार पाकिस्तान चले गए थे या बांग्लादेश चले गए थे, इसका मतलब वो देश के नहीं है और अब जन्मभूमि के नहीं है। वो अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके चले गए थे। वो किस नाम पर चले गए थे? वो कौम के नाम पर चले गए थे और धर्म के नाम पर चले गए थे। और अगर वहां से लौट करके आ रहे हैं तो इसका मतलब वो धर्म के भी नहीं है और कौम के भी नहीं है। उनकी संपत्ति देश की होनी थी, वो संपत्ति देश को मिली नहीं। निश्चित रूप से ये सबसे खास बात। तो कुल मिलाकर के जो लोग एक बार चले गए तो इसका मतलब वो देश के नहीं है, और जो लौटे आए तो इसका मतलब वो कौम के भी नहीं है। ऐसे लोगों से पूरे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। वो एक नंबर के स्वार्थी लोग हैं, और जो घुसपैठ करके आ रहे हैं उन पर बिल्कुल कानून बनना चाहिए। आप मुझे बताइए, कौन सा ऐसा दिन जाता है जिस दिन पाकिस्तान के घुसपैठिए कश्मीर में आके गोली नहीं चलाते? संसद भवन पर आके हमला कर रहे हैं, बंबई पे हमला कर रहे हैं, ताज होटल पर हमने देखा कितना हमला कर रहे हैं। भारत की ऐसा कौन सा मान बिंदु है? दुर्गाना मंदिर से लेकर के दिल्ली का संसद भवन समझ लीजिए, अयोध्या समझ लीजिए, बंबई समझ लीजिए, कलकत्ता समझ लीजिए, बेंगलोर समझ लीजिए, जहां आकर के आतंकवादी घुस करके, तो हमारी सीमा की सुरक्षा होनी चाहिए और बिल्कुल पट्टी लगनी चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए, उसमें करंट रहना चाहिए, और उसके आसपास जो लोग हैं बिल्कुल ये आदेश हो कि अगर कोई घुसपैठ करके आ रहा है तो उसको सीधी गोली मारें। कोई कानून मानून की बात नहीं है। वो देश के दुश्मन है, वो देश में अशांति फैलाने के लिए आते हैं। इन सारे लोगों को तो बाहर पकड़ करके करना ही चाहिए, सख्ती किया जाना चाहिए, और उन सारे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो इन घुसपैठियों के पासपोर्ट बनाते हैं, उनका आधार कार्ड बनाते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं, झुग्गी बनवा देते हैं। पूरी की पूरी दिल्ली में एक बस्ती बस गई है बांग्लादेश के घुसपैठियों की। भोपाल में कितने घूम रहे हैं बांग्लादेश के घुसपैठिए। मैं समझता हूं जो लोग उनको संरक्षण देते हैं, कानून उन पर भी लागू होना चाहिए, सजा का प्रावधान उन पर भी होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि कई बार कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादियों की मदद करने वालों पर भी उतनी सख्ती से कार्रवाई हो रही है जितनी आतंकवादियों के खिलाफ होती है। तो घूसपैठ एक तरह से देश के खिलाफ षड्यंत्र है। शर्मा जी, आपने कहा कि वो स्वार्थी हैं जो पहले पाकिस्तान चले गए फिर लौट कर आ गए। वो स्वार्थी तो अपनी जगह है, लेकिन वो षड्यंत्रकारी भी है और देश की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, और इसके खतरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये कानून पर ठीक से अमल नहीं हुआ डॉक्टर भूपेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि स्थितियां और बदतर होती जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि हालात सुधरेंगे। आपकी छोटी सी राय? बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बिल्कुल इसकी भौगोलिक परिस्थिति को पूरा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और ये आज सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पश्चिमी देश जो विकसित देश हैं उन्होंने इससे पहले ही आगाज कर लिया था और उसके लिए कानून बना लिए थे। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पूरा एक डाटा होना चाहिए। उन्होंने इस बिल में कहा है कि हम फास्ट टेस्टिंग करेंगे जिसमें 30 सेकंड में इमिग्रेशन का जल्दी से सर्चिंग हो सकेगी और उसका डिजिटलाइजेशन रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। ये सब चीज़ें जब होंगी और ये जनता भी अवेयरनेस साथ साथ होगी और उसको ये जानकारियां मिलेंगी तो वो आसपास जो घुसपैठिए हो रहे हैं उनकी सूचनाएं भी ऐसे केंद्र को करेगी, जिससे क्या होगा कि देश में एक राष्ट्रीयता भावना बढ़ेगी और लोगों के बीच में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करने का एक जज्बा आएगा। और ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जिस संसाधन और जिस देश के लिए इतनी बड़ी, भारत एक बहुत विकासशील बहुत विशाल देश है, इस देश में जो षड्यंत्रकारी लोग इसकी जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग बहुत कुछ लोग तो कई राज्यों में सफल से भी हो रहे हैं। आज अगर इस कानून को उस तरीके से, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति के तहत ये कानून बना है और इसको अगर इसी तरह से लागू भी किया गया तो इसके परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे जो संसाधन हैं उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा और ये राष्ट्रीयता के विकास के लिए भी बहुत सहायक होगा। बिल्कुल रंजन जी, अभी अमेरिका की हम बात करें, वहाँ तो मैक्सिको की बॉर्डर पर आर्मी लगा दी गई है घुसपैठी को रोकने के लिए। भारत में तो सेना की जगह बीएसएफ काम कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ताकि घुसपैठ ना होने पाए, क्योंकि वहाँ से अपराधी आते थे, ड्रग माने नशे के तस्कर आते थे, तो ये स्थिति देश में असम भुगत रहा है। बंगाल के बहुत से कई जिले ऐसे हैं जो जिनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो सीधी सी बात है कि अगर इस पर कुछ हुआ, कार्रवाई होती है तो फिर परत दर परत बहुत सी चीज़ें निकलेंगी और जो लोग घुसपैठ करके आ गए हैं, जिनके कागज़ भी बन गए हैं, वो भी शायद इसकी जद में आ जाएंगे। आपकी टिप्पणी? और राघवन जी देखिए, जो घुसपैठ की समस्या बहुत बड़ी है, जैसे रमेश शर्मा साहब ने कहा, डॉक्टर पंच का आपने भी कहा, ये समस्या खत्म नहीं होने वाली है, कानून बनने के बाद भी रहेगा। लेकिन इस पे तेजी से काम करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा पेपर बन गए हैं, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास किसी पर आधार कार्ड भी है, वोटर आई कार्ड तक बने गए हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं ले रहे हैं। हाँ। उनको बहुत तेजी से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कानून नहीं थे लोगों को हटाने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, लेकिन स्ट्रीमलाइन हो जाएगा इस कानून के बाद। स्ट्रीमलाइन होने से जो स्टेट्स हैं और जो नेशनल एजेंसीज हैं वो इतना काम कर पाएंगी। जैसे एनआईए है, एनआईए से काफी कुछ टेररिज्म को हमारे टेक्निकल मदद मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इससे स्ट्रीमलाइन चीजें होंगी और काफी सुविधाएं होंगी जो सेंट्रल एजेंसीज को चीजों को आइडेंटिफाई करने में, जैसे पेपर की बात की, ऐसे लोग को पहचान करने में जो ओवर स्टे कर रहे हैं, जो इलीगल हैं। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ जो अवैध घुसपैठ समस्या है बहुत बड़ी समस्या है और उसको एक बहुत बड़ा ड्राइव करने की जरूरत है हर स्तर पे, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, कहीं भी हो, चाहे भोपाल ही क्यों न हो, एक बहुत बड़े स्तर पे, पूरे नेशनल स्तर पे एक मुहिम चलाने की जरूरत है। मैं अंतिम, चूंकि बातचीत तो हो गई पूरी, लेकिन शर्मा जी एक सवाल मेरा था, अभी चर्चा के समय मन में आया कि इसमें देश भर में जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उसमें एक महकमा बनाने की जरूरत पड़ेगी। वो विभाग जो सिर्फ इसी पर काम करेगा कि घूसपेट करने वालों के लिए किस तरह से उनको खोजा जाए, किस तरह से पकड़कर उनको दिल्ली माने केंद्र सरकार के हवाले किया जाए, वहाँ से वो या तो अपने देश में जाए जहाँ से आया या डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। तो इसमें एक विभाग की भी जरूरत होगी, एक मंत्री की जरूरत होगी और विभाग के लोग जो है खासतौर से पुलिस महकमा उस पर काम करे और एनआईए एसआईटी के साथ वो मिलकर काम करे, ताकि जो लोग बनकर देश के नागरिक बनकर यहाँ खो गए हैं, यहाँ मर्ज हो गए हैं, उनको तलाश करके वापसी की कार्रवाई की जाए। इस पर आपकी टिप्पणी हो, 2 लाइन। निश्चित रूप से इस पे विभाग बनना चाहिए और ये विभाग जो है वो राज्य सरकारों के अधिकार और सीमा से परे होना चाहिए और सीमा के कुछ क्षेत्र पर इस विभाग का सीधा नियंत्रण हो। किसी राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़े कि फेंसिंग लगाने के लिए राज्य सरकार के वो हमको एनओसी चाहिए, चाहे बंगाल का मामला हो या कश्मीर का मामला हो, ये विभाग बनना ही चाहिए और इस विभाग को राज्य सरकारों के अधिकार से परे होना चाहिए। हर देश की माने राज्य की हर राज्य में इसकी जरूरत पड़ेगी। आपकी इस पर आया भूपेन जी, 2-3 वाक्यों में बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए संविधान में भी इसकी व्याख्या की गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला संविधान के तहत केंद्र के अधीन है और वित्तीय का भी उसी के तहत है। माने ये कानून जो बना है इसके लिए राज्यों में मंत्री विभाग बने, मंत्री बने और उसके लिए बकायदा एक पूरा अमला हो जो इस पर काम करे। अमला बिल्कुल जभी उस पर क्रियान्वित हो सकता है और उसके तुरंत रिजल्ट भी आएंगे। और जिससे जी रंजन जी आपकी इस पर टिप्पणी कि कानून तो बन गया, राज्यों में चूंकि ये फैल गया घुसपैठी है, हर राज्य में इसके लिए खोजने के लिए महकमा हो और पूरा तंत्र हो, इस पर आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सही बात सर। उसमें जो अभी एक्ट बना है राघवन जी, उसे प्रोविजंस हैं
आपकी जो जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की, या जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी क्यों ना हो जी या हॉस्पिटल्स क्यों ना हो, आपको बताना पड़ेगा, उनको इंटीमेट करना पड़ेगा। कोई वक्त कर रहा तो भी इंटीमेट करना पड़ेगा। नहीं, हमारा तो जिम्मेदारी सवाल बढ़ाई गई जी, हमारा समझ सवाल लो, बिल्कुल वो ये था कि होना चाहिए, वो होगा। भोपाल में पुलिस काम करती है, सोशल पुलिसिंग करती है, लेकिन सिर्फ इसी के लिए पुलिस काम करे जो घूसपैठियों को ढूंढे, क्योंकि थाने के पास में घूसपैठिए काम कर रहे हैं, आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ा रहे हैं और सरकारों को पता ही नहीं होता। और ये समस्या मध्य प्रदेश की नहीं, बिहार की है, पंजाब की है, बंगाल की है, असम की है हर जगह की, हर जी। जगह की, पूरे तो देश इस पर समस्या है, राज्यों में हर भी जगह हो। तो चलिए, जैसे जैसे कानून आगे बढ़ेगा हम चर्चा करते रहेंगे। अभी तो इस मुद्दे को यही रोक रहे हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। शर्मा जी आपका साधुवाद, भूपन जी आपका बहुत धन्यवाद और रंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।